सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया, मैं हूं अलीना इलियास और आज के इस प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम साहब, एशियन न्यूज़ के ग्रुप एडिटर राना ताहिर साहब और सदीक जान साहब हमारे सीनियर रिपोर्टर भी हमारे साथ मौजूद हैं। जो सदारती रेफरेंस है सेनेट के हवाले से, उसके हवाले से आज के इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ शायद खाकान अब्बासी साहब का जो दौरा अमरीका और दौरा लंदन जो है वो कैसा रहा, कुछ पैगामात हैं, वो पैगाम क्या हैं और किसके लिए, आज के इस प्रोग्राम में उसको भी शामिल करेंगे। जी समी साहब। अलीना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने इम्पोर्टेंट ये दोनों बातें कही। शायद खाकान अब्बासी साहब जैसे ही लैंड किए हैं, साथ ही मौलाना फजलुर रहमान ने भी ये बात कह दी है कि अब धरना इस्लामाबाद की तरफ होगा, पिंडी की तरफ नहीं होगा। राना सनाउल्लाह ने भी ये कह दिया। तो कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, उसको ज़रूर हम शेयर करेंगे। लेकिन एक और जो बड़ी अहम पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट हुई है, जो खबर हुई है, वो है कि ख्वाजा आसिफ साहब की करप्शन के हवाले से बड़ी दिलचस्प तफसील आई है। और कशमाला तारिक साहबा जो अब मोतसब हैं इस वक्त, और ये हरासमेंट के ख़ास तौर पर जो केसेस हैं उनके हवाले से, तो ये सामने आया, नैब ने पता लगाया कि जनाब वो तो पैसे मिला के सब कुछ हुआ। और जो ट्रांजैक्शंस सामने आई हैं ख्वाजा आसिफ साहब के अकाउंट से और कशमाला तारिक साहबा के अकाउंट से, फिर वो एक अरशद जावेद वड़ाइच साहब हैं जो फ्रंट मैन नैब ने कहा है कि ख्वाजा आसिफ साहब के थे। पंजाब इंटरप्राइजेज़ उनकी कंपनी थी और उसमें दो बड़ी ट्रांजैक्शन, एक 5 करोड़ की, एक 7 करोड़ की। और फिर उसके बाद कशमाला तारिक साहबा के अकाउंट में पैसे, और फिर उन्होंने 2015-16 में 1-1 करोड़ रुपया निकाला, फिर कुछ पैसे निकाले, 12-13 करोड़ रुपए की उनकी ट्रांजैक्शन। तो ये अब ये एक बड़ी अजीब सी बात होगी। कशमाला तारिक साहबा को अब मुझे लगता है कि नैब बुलाएगी, पूछेगी कि ये पैसे कैसे आए, क्यों आए, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब तो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। और उस पर मैं देख रहा था कि वो जो पंजाब की जो एडवाइज़र हैं इंफॉर्मेशन की, फिरदौस आशिक अवान साहबा, उनके मैं पिछले कुछ बयानात भी देख रहा था। उन्होंने कहा था कि ये जो कशमाला तारिक हैं ये अयान अली 2 होंगी। और इन्होंने 2015-16 में, 2017 में शायद वो जो उनका बयान था फिरदौस आशिक अवान साहबा का, जिसमें उन्होंने कहा कि ये 15-16 करोड़ रुपए ख्वाजा आसिफ ने दिए हैं कशमाला तारिक को। तो अब वो 12 करोड़, 13 करोड़, 15, थोड़ा ही फ़र्क है, लेकिन वो बात उनकी सच साबित हो रही है। और उनकी नज़र क्यों थी ख्वाजा आसिफ पर, वो हमें समझ आती है, क्योंकि वो भी सियालकोट की थी, ख्वाजा आसिफ साहब भी सियालकोट के, और आपस में वो एक दफ़ा इलेक्शन भी कंटेस्ट कर चुके हैं। अब कशमाला साहबा, जो मुझे जो इत्तलात हैं कि सदीक जान साहब एक बड़े इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हैं, इनसे पूछते हैं, लेकिन जो मेरी इत्तलात हैं, बहुत बड़े बड़े लोग, चैनल मालकान, इदारों के लोग, वो सब इस वक्त मार्केट में आ गए हैं कि कशमाला तारिक साहब बचाया जाए। और अब देखना यह है कि क्या होता है। उन पर इतना बड़ी एक इन्वेस्टिगेशन अब होगी, वो ख़ुद भी एक मोतसब के ओहदे पर है। उनका जो पॉलिटिकल जो सफ़र है वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। वो पहले आई नून लीग में थी, फिर काफ लीग में गई, फिर उसके बाद बहुत उन्होंने कोशिश की नून लीग में आने की। मियाँ साहब ने उनको एक्सेप्ट तो नहीं किया, लेकिन बहरहाल ख्वाजा आसिफ ने उनको वो जगह दिला दी जहाँ पर वो आज हैं, मोतसब ऑफिस में। बड़ी एक ज़बरदस्त पोजीशन है। मैं ज़ाती मामलात पर नहीं मैं बात करना चाहता, लेकिन हर दौर में उनकी जो है ना वो मीडिया की जीनत बनी रही है उनकी खबरें। जब काफ लीग का दौर था तो हुमायूं अख्तर साहब से उनकी बड़ी कहानियाँ थी। फिर अभी ख्वाजा आसिफ साहब के साथ पैसे का मामला तो अब सामने आया, लेकिन अक्सर वो उनके साथ ही होती थी। और इसमें इल्ज़ामात भी लगते रहे कि वजारत दिफा जो है वो कशमाला साहबा के जो ट्रैवल एक्सपेंसेस हैं वो पे करते, वहाँ से पे होते थे। और जब ख्वाजा आसिफ साहब बैरूनी दौरे पे जाते थे कहीं, तो 4-5 दिन पहले कशमाला साहबा भी वहीं पर पहुँच जाती थी। अभी लेटली उन्होंने शादी भी की है, एक बड़ा मारूफ बिजनेसमैन है यहाँ पे, एक बड़ा होटल है, उनकी वीडियो वगैरह भी बड़ी वायरल हुई। तो बड़ी एक
शख्सियत वो ऐसी हैं, और जो फिरदौस आशिक अवान साहबा के साथ उनके जो मामलात हैं वो बड़े ज़बरदस्त रहे हैं, गंभीर रहे हैं। एक दफ़ा एक्सप्रेस टीवी के एक प्रोग्राम में भी उनका बड़ा झगड़ा हुआ था, जिस पर फिर एक्सप्रेस टीवी ने बाद में पाबंदी वगैरह लगा दी थी। और एक स्पीकर थे चौधरी अमीर हुसैन साहब, तब कशमाला साहबा और फिरदौस आशिक अवान साहबा का झगड़ा हुआ था, तो उन दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ दरखास्तें दी बड़ी ज़बरदस्त। वो जो बातें ऐसी हैं, तो फिर चौधरी साहब ने बुला के कहा कि खुदा का खौफ करो, इस पार्लियामेंट की कोई इज्जत का ख्याल करो। बहरहाल ये एक सदीक जान बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ये है जो फाइंडिंग नैब की। कशमाला तारिक को बुलाएगी नैब, पूछेगी उनसे, क्योंकि जो मेरी इत्तला है बहुत बड़े बड़े लोग आ गए हैं और उन्होंने कहा कि नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, आप कशमाला साहबा को तो कोई मैली आंख से भी नहीं देख सकता। देखें समीर साहब, ये ख्वाजा आसिफ साहब को जब गिरफ्तार किया गया और तहकीकात हो रही थी, तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने फेक अकाउंट केस में देखा कि सिर्फ एक मशकूक ट्रांजैक्शन सामने आई, या फिर उससे मुतल्लिका जितने भी ट्रांजैक्शंस थी, जितने भी अकाउंट्स थे, उनकी छानबीन की गई, और फिर होते होते आपने देखा कि वो कितना बड़ा मामला बन गया, अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग और कितने अकाउंट्स उसमें इन्वॉल्व हो गए थे। यहाँ पर भी ये हुआ कि ख्वाजा आसिफ साहब के जितने अकाउंट्स थे, ख्वाजा आसिफ साहब के मुतल्लिका लोगों के जितने अकाउंट्स थे, उनकी छानबीन की गई और देखा गया कि किस किस अकाउंट से पैसे आ रहे थे, किस किस अकाउंट में पैसे जा रहे थे, और जहाँ जहाँ पे अब नैब को शक पड़ रहा है कि ये पैसे भी ख्वाजा आसिफ साहब के हो सकते हैं, तो वहाँ पर जायज़ा लिया जा रहा है। ये जो कशमाला तारिक साहबा के पैसों का मामला है, ये बताया जा रहा है कि पहले ये पैसे कशमाला तारिक साहबा ने ही ट्रांसफ़र किए अरशद जावेद वड़ाइच के अकाउंट में, और बताया जाता है कि शायद इन्होंने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये पैसे उनको दिए थे, और उसके बाद फिर अरशद जावेद वड़ाइच ने ना सिर्फ ये पैसे दोबारा इनको वापस किए कुछ अर्से बाद, बल्कि जो प्रॉफिट था वो भी साथ दिया। लेकिन नैब अब जो मामला देख रही है वो ये देख रही है कि ये जो कशमाला तारिक साहिबा ने 5 करोड़ रुपए उनको दिए, कि क्या ये पैसे ख्वाजा आसिफ साहब के तो नहीं थे, क्या उनको ये पैसे ख्वाजा आसिफ ये तो एस्टैब्लिश हो चुका है ना नैब के पेपर्स में। नैब ये समझती है कि जो अरशद जावेद वड़ाइच साहब हैं वो फ्रंट मैन थे ख्वाजा आसिफ साहब, वो तो सारी इन्वेस्टिगेशन ही इस पे है। और जो कशमाला तारिक साहबा और इनके जो मामलात हैं ख्वाजा आसिफ साहब के, उसके बारे में भी बहुत चेमगोइयाँ होती रही हैं। अब वो जो पैसे हैं कशमाला तारिक साहबा के, जो टैक्स रिटर्न्स जो हैं, अगर उन्होंने दिए पैसे तो वो टैक्स रिटर्न्स में वो डिक्लेयर होने चाहिए ना, अगर उनके पैसे थे तो। नहीं तो अगर पैसे टैक्स रिटर्न्स में वो डिक्लेयर नहीं है तो देन दैट इज यू हैव टू टेल द सोर्स। एक क्वेश्चन है बहुत बड़ा। ये बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। मैंने आपको कहा ना कि ख्वाजा आसिफ साहब से मुतल्लिका जितने भी लोग हैं, इसलिए उन तमाम के अकाउंट्स की छानबीन की जा रही है। उसकी वजह यह है कि आपको पता है कि तरीका वारदात यही होता है कि ये लोग अपने नाम पर पैसे मंगवाने के बजाय अपने जो करीबी लोग होते हैं, अपने जो बातमाद लोग होते हैं, उनके नाम पर पैसे मंगवाते हैं, उनके अकाउंट्स में पैसे मंगवा के उनसे ट्रांसफ़र करवाते हैं, और अल्टीमेटली बेनिफिशरी ये शख्सियात खुद होती हैं। अब ये है कि जिस तरह आपने कहा कि बिल्कुल नैब इनको बुलाने का इरादा रखती है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि शायद पहले इनको सवालनामा भेजा जाए, इनसे जवाब मांगा जाए, और जैसे आपने कहा कि अगर ये भी हो सकता है कि सवालनामा आए और उसको जवाब जो है नैब सेटिस्फाई हो जाए और कहे कि जी बस आपने जो जवाब दिए हैं बिल्कुल ठीक है। सवालनामा तो ख्वाजा आसिफ साहब को भी दिया गया था ना, लेकिन उनके तो जवाब से वो मुतमईन नहीं हुए ना। ये तो एक मरहला होता है ना समीर साहब। देखें जो नैब का केस है ना, इस मामले में नैब ये समझते हैं नैब वाले कि वो पैसे जो हैं ख्वाजा आसिफ साहब ने कशमाला तारिक को दिए, बिल्कुल जिस बात की वो इंक्वायरी कर रहे हैं। हाँ, तो असल जो मामला है वो ये है कि लेकिन एक तो आप तारीफ करेंगे ना एक बात की, तो कि जो फिरदौस आशिक अवान साहबा ने कहा कि ये एयान अली 2 होंगी। देखे ना, अब इल्जाम इतना बड़ा, इतने करोड़ उन पर भी ये था कि वो पैसे थोड़े सी ना। एक और बात आपको बता दूं कि ये जो है ना अपना कशमाला तारिक साहबा, ये पहले दिन से मुस्लिम लीग में नहीं थी। इन्होंने अपनी सियासत का आगाज पीपल्स पार्टी, यस यू आर राइट, शुरू में पीपल्स पार्टी के साथ, ठीक है, और एयान अली का भी पीपल्स पार्टी वालों के साथ ही ताल्लुक था। तो ये समीर साहब बात ये है कि असल केस ये है कि ये 12 करोड़ रुपया ख्वाजा आसिफ साहब ने कहाँ से लेकर कशमाला तारिक साहबा को दिया। लेकिन ये राना साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये मेयार है हमारी लीडरशिप का, मुतसिब ऑफिस जहाँ पर आप इंसाफ का फैसला करते हैं, एक किस्म का जज है बंदा, और ये करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस, और माशाल्लाह अगर आप जाएं तो गुफ्तगू उनकी सुने तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई सेंट बात कर रहा है। इज दिस द कैरेक्टर? ये तो सभी से बदकिस्मती है ना। ये तो देखें हमारे, यानी शर्म आती है सदीक जान। ये तो देखें किस डटाई से ये
जो सदीक जान अभी बात कर रहे थे फेक अकाउंट्स की भी, ये किस डटाई से अरबों खरबों डकार गए और उसके बावजूद कहते हैं कि देले की करप्शन साबित नहीं हुई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। ख्वाजा आसफ को आज भी वो मरियम औरंगजेब साहबा कह रही थी कि ख्वाजा आसफ को इंतकामी और ये सारा कुछ और ये शादियां और ये करोड़ों रुपए लेना देना। अयान अली वाली बात तो मैं कहूंगी ये बहुत ही अजीब बात है। मतलब किसी के कैरेक्टर असैसिनेशन करने वाली बात है, चाहे वो अयान अली क्या वो काबिल इज्जत एक आर्टिस्ट हैं, वो एक मॉडल हैं, उनको इल्जाम तो सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग का था। बात को घुमाए मत। आप जिस तनाजुर में बात कर रहे थे वो सबको समझ आ रही थी। क्या मेरा क्या तनाजुर था? सर आप जिस तरीके से अयान अली से आपने कहा ना कि उनको मिलाया जा रहा है, ये किया जा रहा है, अयान अली के बारे में बहुत हवाले से पैसे के हवाले से बात हो रही है, बहुत हुई है भाई पैसे। और फिरदौस आशिक अवान साहबा को अगर आप जिस प्रोग्राम की बात कर रहे हैं कल तक की, जिस तरह फिरदौस, मैंने वो सुना है वो क्लिप, फिरदौस आशिक अवान साहबा जिस तरह कशमाला साहबा से बात कर रही थी, वो बहुत ही एक माजरत के साथ एक खातून को दूसरी खातून से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि किसी को भी ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। वो किसी और उसमें बात कर रही थी, किसी और स्टेट ऑफ माइंड से बात कर रही थी। बाकी जहाँ तक बात है कि ये पैसे वैसे हैं सारे, ये तो वक्त बताएगा, नैब कार्रवाई करेगा, सवाल पूछेगा, जवाब दे देंगे, ठीक है, वरना फिर पता चल जाएगा मनी लॉन्ड्रिंग। बात ये है, मेरी गुजारिश आपने कर ली ना बात, अब सुनिएगा इसी तरह तहम्मुल से, जैसे हमने सुना। मैं तहम्मुल से बैठी हूँ, देखें आराम से। देखें हमारे नजदीक मोहतरमा अयान अली साहिबा भी उतनी ही मोहतरम है जितनी कोई खातून। नहीं, आपने गलत रंग दिया ना कि हम कशमाला तारिक को क्यों। मेरी बात सुने, कशमाला तारिक के हवाले से पैसे के लेन देन की बात हुई है ख्वाजा आसिफ साहब, और अयान अली साहबा से भी यही बात हुई है कि जी उन्होंने पैसा इधर से उधर ट्रांसफर किया। फिरदौस आशिक अवान साहबा को सुना? मेरी आप बात सुने ना, मेरी आप बात नहीं, या तो आप बात करने दें या आप कर लें, मैं खामोश हूं, आप कर लें बात, लोग सुन लेंगे वो क्लिप, उन्हें पता क्या बात हुई। बात ये है कि इस वक्त जो केस है जेरे बहस है, गुफ्तगू को आप छोड़ दें कि जी कौन क्या कहता। मसला ये है कि नैब इंक्वायरी कर रहा है कि जी कशमाला तारिक साहबा को ये 12 करोड़ रुपया कैसे मिला, और एक ऐसी खातून जो खातून मोतसब के मनसब पर फायज हैं, क्या ये जेब देता है? हम बात तो ये कर रहे हैं बात हम कि ये इन्वेस्टिगेट होगा, चीजें होंगी, बात नहीं, अभी तो इन्वेस्टिगेशन में ही ये बात सामने आई है ना, और क्या इन्वेस्टिगेशन को कुएं में कोई डाला जाए? बात ये है कि तो किसी पे भी बात नहीं होनी चाहिए, अगर उन पे बात नहीं होनी चाहिए तो जिसकी भी इन्वेस्टिगेशन हो वो केस पे बात नहीं होनी चाहिए। हाँ तो नहीं, मैं ये नहीं कह रही बात नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बात होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो फिरदौस आशिक अवान साहबा ने जिस कॉन्टेक्स्ट में अयान अली कहा था ना, जिस कॉन्टेक्स्ट में, मैं वो जो दूसरी बात आप कर रही हैं मैं उस कन्वर्सेशन का हवाला नहीं दे रहा। उन्होंने कहा कि ये दूसरी अयान अली है, क्योंकि अयान अली को पकड़ा गया था जब वो पैसे ट्रांसफ़र कर रहे थे। तो अभी जो नैब ने जो मालूम किया है, जो उनकी जो फाइंडिंग है अभी तक की, वो ये है कि जो कशमाला साहबा हैं वो ख्वाजा साहब के साथ जो पैसा है उसको लाने, उसकी जो ट्रांजैक्शन हो रही है, जो घुमाया जा रहा है पैसा, उसमें उनके मुलव्वस होने के पहले शवाहिद उनके पाए गए हैं। तो ये अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस केस को कैसे हैंडल करती है, क्योंकि मेरा अपना ख्याल ये है कि बहुत ज़्यादा जिस तरह उन्होंने अपना उनका जो पॉलिटिकल कैरियर है, जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को इंतहाई अहम लोगों के इर्द गिर्द रखा, और अभी एक अहम पोस्ट पर भी वो फायज हैं। और मैं आपको ये बात बता दूं, ये ऐवान सदर को यहाँ से दूर नहीं है। इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है, अगरचे वो उनकी तैनाती मुस्लिम लीग नवाज ने की, राना साहब, लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि वो जो यहाँ अभी भी जो इस हुकूमत के जो हायब्स हैं, उनके साथ जिस तरह उनके वो मामलात हैं, और जिस तरह वो यानी ऐवान सदर में वो जिस तरह से उनका आना जाना है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये बड़ा मसला होगा, और लगता है ऐसा ही है कि अगर कुछ सवालनामा आया तो वो जवाबात से ही बात ख़त्म हो जाएगी, बस उनके जवाबात को मान लिया जाएगा। सदीक जान, तुम्हारा क्या ख्याल है भाई? सर मैं उस पर आता हूँ, लेकिन ये जो अलीना साहबा बात कर रही थी, मुझे लगता है कि हम तो वाकई मनी लॉन्ड्रिंग के तनाजुर में बात कर रहे थे, लेकिन शायद इनके जहन में जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब की बात आ गई थी, जो उन्होंने कहा था कि अयान अली ट्यूशन पढ़ाने तो नहीं जाती थी आसिफ अली जरदारी को ऐवान सदर में। तो ये हम तो बिल्कुल नहीं कह रहे, ये तो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब जो जारे गार थे की बात नहीं कर रही थी। आप जरा गौर से मुझे सुने। सदीक, मैंने बात की थी फिरदौस आशिक अवान साहिबा की, वो आपने क्लिप सुना ही होगा, उन्होंने किस तरीके से बात की थी और क्या बात थी। बाकी अब अपनी बात कंप्लीट, आपकी बात सही है, बात अपनी कंप्लीट करें, क्योंकि क्लिप मौजूद है ना, तो लोग सुन लेंगे। आप सही कह रही हैं, लेकिन हम उस क्लिप की बात नहीं कर रहे। नहीं, मैंने उसी की बात की थी। जी सदीक साहब, बिल्कुल हम ना उस क्लिप की बात कर रहे थे, ना जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब की बात कर रहे थे। आपने की है वैसे। तो बाकी ये है कि ये जो मामला है, समी साहब, मसला ये होता है, ज़राए से खबरें आती हैं, चीज़ें सामने आती हैं, सबूत भी मौजूद होते हैं, डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद होते हैं, दस्तावेज़ात भी मौजूद होती हैं, चेक भी मौजूद होते हैं, अकाउंट्स भी मौजूद होते हैं, ट्रांजैक्शन भी मौजूद होती हैं,
लेकिन मसला वहाँ पर आ जाता है जब अदालत में जाकर मामला कुछ और निकलता है या वो साबित नहीं होता। फिर लोग कहते हैं कि जी मीडिया गलत बता रहा था, फिर लोगों का एहतसाब पर से एतमाद उठ जाता है, फिर लोग जो है वो इदारों के ऊपर जो है वो तनकीद शुरू कर देते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो ख्वाजा आसिफ साहब को गिरफ्तार किया गया है, इनके जिस तरह से अब छानबीन की जा रही है और चीज़ें सामने आ रही हैं, अभी तो ये एक मामला सामने आया है इनके मुबैना तौर पे जो करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस और ये चीज़ें सामने आई हैं। तो मेरा ख्याल है कि तहकीकात जितनी बेहतर अंदाज में होगी उतना लोगों का एहतसाब पर भी एतमाद बहाल होगा। लेकिन अभी तक तो यही लोग देखते हैं कि अब देखें ना, अभी हमने अयान अली का हवाला दिया, कहाँ है वो केस, बिल्कुल कहाँ है अयान अली, कितने पैसे वो रिकवर किए गए, किसको सजा वो जो बेचारा इंस्पेक्टर था जिसने उसको पकड़ा था, जिस अंदाज में उसको कत्ल किया गया, एक डकैती का मामला बना के उस पूरी फैमिली को बर्बाद किया गया, तो ये तो अनटचेबल्स हैं सारे के सारे, इनको कोई नहीं पकड़ सकता। और जो फिर मैं, क्योंकि आजकल तुर्की के ड्रामे देखने का भी बड़ा रिवाज है, तो मैं बड़े शौक से वो ड्रामे देखता हूँ, तो वहाँ पर मुझे एक नया वर्ड सुनने को मिला, मंजूर नज़र। ये जो मंजूर नज़र टाइप ख़वातीन हैं पाकिस्तान में जो हैं, इनको तो कोई नहीं हाथ लगा सकता, ना तब कोई हाथ लगा सकता था, ना कब हाथ लगा सकता। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं सर। और मैंने जैसे आपको कहा कि आप देखें ना कि अब जरदारी साहब के केस को आप देखें, 2014 में मामला सामने आया, चौधरी निसार साहब ने बताया, मियां साहब ने कहा दबा दें, कोई कार्रवाई नहीं होगी। और 2018 में फिर आके और सुप्रीम कोर्ट ने जब सोमोटो लिया तो उसके ऊपर चीज़ें हुई। तो यही बदकिस्मती है, चीज़ें सामने आती हैं। आप बड़े बड़े केसेस देख लें 15-20, क्या सबके सामने नहीं है हमारे कि आमदन से ज़्यादा सासें, हमारे सामने नहीं है कि उनकी इनकम कितनी है और उनकी ठाट बाट देखें, सिर्फ उनके खाने हैं वो जो रात को, दिन में, दोपहर में होटलों में जाके खाते हैं, अगर उसका जो बिल है, अगर सिर्फ वो बिल ही देख लिया जाए तो लाखों रुपए तो इनके 1-2 माह के खानों का बिल है, जो ये अभी कोविड के ज़माने में भी इतना खा जाते हैं बाहर जाके होटलों में। तो भाई इनके पास तो पैसा इतना ज़्यादा है कि इनको खुद नहीं पता कि पैसा कितना है, तो उस पैसे के सोर्सेज का या उसकी ट्रेल का कहाँ पे इन्हें पता होगा, जब इन्हें खुद ही नहीं पता कि हमारे पास पैसा कितना है। और यानी ये तो एक, अगर कोई गरीब है तो वो तो लोग हैं, स्टेक होल्डर्स, पाकिस्तान के लोग जिनके पास ना हॉस्पिटल है, ना कोई, जिनके बच्चों के पास स्कूल है, कुछ भी नहीं है, और अभी उन्हें वैक्सीन भी नहीं मिलेगी कोविड, ये भी मैं आपको बता दूं। ये बड़े लोग जो हैं ये खरीद लेंगे, प्राइवेट सेक्टर ने अगर वो लेके आए तो कुछ भी नहीं मिलेगा उन्हें। पाकिस्तान उनके लिए है ही नहीं भाई, बड़ा मुश्किल है। ये तो एक बड़ा इस वक्त एक बड़ा अजीब अजाब बना हुआ है। लेकिन बहरहाल लेट्स सी कि ये केस बड़ा इंटरेस्टिंग है, और इसमें ये मुझे लगता है कि ये जो सारी कहानियाँ हैं, जब ये इमरान खान साहब के सामने आती हैं तो वो कहते हैं कि मैं नहीं दूंगा एनआरओ, मैं नहीं किसी को माफ़ करूंगा, मेरी हुकूमत जाती है चली जाए लेकिन मैं एनआरओ नहीं दूंगा। और मेरा ख्याल है ही इज़ द लास्ट होप कि एज लॉन्ग एज ही इज़ इन द प्राइम मिनिस्टर हाउस, एक ऐसा बंदा है जिसके ऊपर करप्शन के कोई चार्जेस, उनकी ज़ात पर कोई चार्जेस नहीं है, बाकी इर्द गिर्द क्या है, दूसरा सब कुछ क्या है। बट बहुत सारे लोग जो हैं जिनसे मेरी बात होती रहती है अक्सर, वो यही सवाल करते हैं, अभी मैं अमेरिका में भी था तो यही सवाल करते थे कि क्या इमरान खान को चलने देंगे, क्या वज़ीर आज़म जो करना चाह रहे हैं वो कर पाएंगे। तो बेसिकली ये जो इस तरह के मामलात हैं, इन केसेस में जैसे आप कह रहे हैं कि अगर कुछ होता नहीं है तो इससे मायूसी और नामुरादी फैलती है। और अब अगर आप इजाज़त दें तो अगली कहानी जो है शाहिद खाकान अब्बासी साहब की वापस आते ही जो मौलाना फजलुर रहमान है वो भी पिंडी से अचानक मुड़ गए हैं इस्लामाबाद की जानिब। राना सनाउल्लाह साहब ने भी ऐलान कर दिया है, पीपल्स पार्टी तो कह ही रही थी कि हमने नहीं जाना। अब जो मेरे पास खबर है ना, राना साहब और जनाब सदीक जान साहब, आप अपना इस पर कमेंट दीजिएगा और बताइएगा आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है। मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि जनाब नवाज शरीफ साहब ने ये वादा किया शाहिद खाकान अब्बासी से कि मैं फ़ौज को बुरा भला नहीं कहूँगा, और इस बात का भी बड़ा इम्कान है कि वो जो पीडीएम के आने वाले बहुत सारे जलसे हैं उनमें खिताब नहीं करेंगे, और अगर उन्होंने खिताब किया भी तो जो वो अल्फाज चुनेंगे, जाहिर है पब्लिकली तो वो इतनी ज़्यादा रिट्रीट जो है वो अचानक शायद नहीं करें, आहिस्ता आहिस्ता निकलेंगे, लेकिन CBMs के लिए वो करेंगे। और इस सिस्टम को अगले मज़ीद जो बाकी इसका हिस्सा है 2.5 साल चलाने, उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल ये चलना चाहिए सिस्टम को, मैं एग्री करता हूँ इससे। और उनको ये कहा गया है कि आप अगर कोई रिफॉर्म्स करना चाहते हैं तो आप असम्बली में आएँ, आपकी पार्टी है, आप दूसरी जमातों के साथ हैं, बजाय इसके कि आप सड़कों पे आके पाकिस्तान के इदारों को गालियाँ निकालते हैं। आप आएँ, आप असम्बलियों में आके रिफॉर्म करें, चाहे वो इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स हैं। आप कहते हैं कि जी इलेक्शन स्टील हुए हैं,
इलेक्शन धांधली हुई है तो आप आएँ, आप इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स कर लें उनके साथ बैठ के। एनआरओ की कोई बात नहीं है, किसी तरह से भी कोई एनआरओ अगर कोई ये तासुर देने की किसी ने कोशिश कोई करेगा भी कि जी वहाँ से रियायत मिल गई इधर से, कोई बिल्कुल पाकिस्तान की मिलिट्री और सिविल क़यादत एक पेज पे है, किसी तरह की कोई रियायत नहीं है। उनको ये बात समझा दी गई थी कि अब आगे आप कुछ करेंगे तो वो आपके लिए मज़ीद नुकसान होगा, आपका पासपोर्ट का मसला है, दूसरी चीज़ें हैं, तो आप अगर सिस्टम में रह के रिफॉर्म्स करें, उसमें आके अपना एक रोल प्ले करें तो उससे पाकिस्तान में भी बेहतरी होगी और हो सकता है कि उस हवाले से कल कोई नई विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी भी मिल जाए, क्योंकि ज़ाहिर है उनकी साहबजादी भी यहाँ पे पॉलिटिक्स कर रही हैं और भी बहुत सारे लोग। तो जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब का जो मिशन है वो बड़ा सक्सेसफुल हुआ और इसके लिए देखें उन्होंने ना शहबाज साहब चुने गए, ना मरियम साहबा, और भी बहुत सारे लोग अपनी बातें कर रहे थे, ज़ुबैर साहब भी मुलाकातें उनकी भी हुई, लेकिन ये जो मामला है, जो मेरी इत्तला है, ये सारे का सारा तय कराने में जो बड़ा रोल है वो जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब का है। जनाब राना साहब या सदीक जान, कोई भी, आप इसको डिनाई भी कर सकते हैं जो आपके पास इंफॉर्मेशन है। देखें समीर साहब, बात यह है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब मुस्लिम लीग नून के उन लीडरों में से हैं जो गुज़श्ता 6 महीने से पार्टी के मुख्तलिफ़ अजलासों में नवाज़ शरीफ साहब के इस बयानी से इख्तलाफ कर रहे थे। पब्लिकली वो बात नहीं कहते थे, लेकिन अजलासों में वो ये बात ज़रूर करते थे कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसका पार्टी को नुकसान होगा। और ये शाहिद खाकान अब्बासी के साथ और भी कुछ लीडर हैं जिन्होंने एक अलहदा भी मीटिंग की लाहौर में, जिसमें इस बात पर गौर किया गया कि ये सारा कुछ जो है किस तरीके से होगा। शहबाज साहब तो जेल में हैं, तो शहबाज साहब पहले ही हाथ खड़े कर चुके थे कि मैं भाईजान को मज़ीद नहीं समझा सकता। तो ये मुस्लिम लीग की सीनियर लीडरशिप जो है उन्होंने ये फ़ैसला किया कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं इनको आगे किया जाए। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने फिर अपने जो उनके ज़ाहिर है वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, मुल्क के मिनिस्टर भी रहे हैं, उनके वालिद भी मिनिस्टर रहे हैं, लोगों से ताल्लुक़ वास्ते तो हैं उनके, वो इस किसी तरीके से मैनेज किया गया कि वो बैरून मुल्क गए। वहाँ जाके उन्होंने पहले वो अमेरिका गए, फिर नवाज शरीफ साहब के पास आए। पब्लिकली वो डिनाई करते हैं कि मीटिंग, लेकिन मीटिंग हुई है। पब्लिकली वो डिनाई ही करेंगे। ये मैं आपको बताऊं कि ये पार्टी जो है ना उसको बचाने पर शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो बात कह रहे हैं वो कहते हैं मैं पार्टी को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बात जो पब्लिकली आप सही कहते हैं कि पब्लिक ने कि नहीं जी हम यूं कर देंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे। जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब के चेहरे से जो खुशी के जज्बात थे ऐलान करते हुए, अब हम इस्लामाबाद जा रहे हैं, ये इस्लामाबाद नहीं जा रहे हैं, अब हम इस्लामाबाद जा रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये इस्लामाबाद भी नहीं आएंगे। मैं आज आपको बता दूं, ये इस्लामाबाद सिर्फ कभी इलेक्शन कमीशन, कभी नैब, कभी नैब, बाकी धरना सेनेट के इलेक्शन हो गए तो पीछे पे की बचना है ना। मेरी बात सुने, फिर ऐसी आज मैं आपको ये भी मेरी बात सुन ले, ऐसी कानून साजी होगी सेनेट के इंतखाबात के बाद ना कि फिर इनको पता चलेगा एहतसाब क्या होता है। चलिए ठीक है, देखते हैं, लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, जब ब्रेक से वापसी भी बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी सदीक जान, आप बताएं क्या बोलेंगे इसके ऊपर? मैं तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब पे तो बात कर ली, समी साहब ने भी, राना साहब ने भी, लेकिन आप ये देखें कि एक पीडीएम हुआ करती थी और बड़ा उसका शोर हुआ करता था, और आज ये सूरत हाल है। एक मौलाना फजलुर रहमान होते थे। बिल्कुल, आज ये सूरत हाल है कि अलीना साहिबा ने अपने प्रोग्राम के इंट्रो में भी उसका जिक्र नहीं किया और पूरे आधे से ज्यादा प्रोग्राम गुजर गया, उनका जिक्र तक नहीं किया। आपका दुख मैं समझ सकती हूँ आपकी मुलाकातों के बाद। चलें आगे बात करें। उसकी आप ये सूरत हाल देखें, मैंने तो नजर रखी हुई है पीडीएम पर, मैंने आज पूरा उनका जलसा देखा, कोई 2.25 घंटे का। आप जाती कर रहे हैं ना, जलसी थी यार, खुदा के वास्ते, जलसा कहाँ से था यार? चलिए मैं उनका जलूसी जलसी नहीं, चलिए उनके मुंह से निकल गया ना, सच भी निकल आता है। जी जी जलसा था, बताएं जरा, बताएं सदीक जान। यानी वो कैमरा पैन किया उन्होंने, 3-4 दफा घुमाया, फिर भी ना इतनी सी जलसी सी प्रकार में आ रही थी, इतनी सी जलसी। हाँ चले, जलसे में क्या हुआ फिर? लेकिन चलें तादाद पे तो हम बात नहीं करते, लेकिन आप ये देखें कि उसमें जो कंटेंट पे अगर आप बात करें, पहली बात तो यह है कि आज वहाँ पे
नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों की लीडरशिप नहीं गई, भाग गए दोनों ही भाग, ना नून लीग गई ना पीपल्स पार्टी गई। उसके बाद समी साहब मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ कि बलोचिस्तान में जलसा हो रहा था। अच्छा, अगर इन्होंने इमरान खान को वाकई टफ टाइम देना होता, आज बलोचिस्तान में पहला जलसा था सानिया हज़ारा, वो जो बरादरी के साथ जो कुछ हुआ मच में, आज इनके पास अच्छा मौका था कि ये इमरान खान को कहते कि जी वो लाशन रख के लोग बैठे रहे, ये गैरी की तनकीद करते ना। हज़ारा बरादरी के साथ होने वाले जुल्म और ज्यादती का कोई जिक्र नहीं था। आज बलोचिस्तान में भारतीय मुदाखलत का कोई जिक्र नहीं था। आज बलोचिस्तान में हमारे जवानों की शहादतों का कोई जिक्र नहीं था। आज मोदी की कोई मजम्मत नहीं थी। आज सीपीआई के हक में कोई बयान नहीं था। आज बयानात क्या थे? हमारे इदारों के खिलाफ, हमारी फौज के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ। और वो महमूद अचकज़ई आज यहाँ लोरालाई तो पहुँचे हुए थे जलसे पे। क्या किसी ने पूछा है इनसे कि जब सानिया हज़ारा हुआ, ये हज़ारा बरादरी वाले बैठे थे, ना महमूद खान अचकज़ई गए, ना वहाँ पे अख्तर मेंगल गए? क्यों नहीं गए भाई? आप तो बलोचिस्तान के बड़े बनते हैं। और मैं देख रहा था वो गफूर हैदरी साहब को कि वो बड़ा बलोचिस्तान की महरूमियों पे बात कर रहे थे आज। और भाई जो स्टेज के ऊपर बैठे थे महमूद खान अचकज़ई, ज़्यादा अरसा तो इनके पास रहा है वहाँ पे इक़्तिदार और इख्तियार। तो ये जो है वो जिम्मेदार हैं बलोचिस्तान की तबाही के, वहाँ की महरूमियों के। और नवाज शरीफ के साथ भी रहे, उससे पहले भी ये मुख्तलिफ जगह मुख्तलिफ अदवार में इक़्तिदार में रहे। तो ये जो आज समी साहब इनका जलसा था उसमें, या जलसी थी, लेकिन उसमें मेरा ये ख्याल है कि थैंक्स फॉर करेक्टिंग योरसेल्फ। तो इसमें दे रहा है दुरुस्त है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी ना। बहरहाल हज़ारा बरादरी का जिक्र ना करना, फौज की शहादतों का जिक्र ना करना, भारत की मजम्मत ना करना, भारतीय मुदाखलत। मैं एक बात बताऊं सिद्दीक साहब, बहुत लोग ये समझते हैं, जो सीनियर सहाफ़ी हैं उनका यही मानना है कि जो पीडीएम है वो इमरान खान साहब के लिए खतरा नहीं है, उनके अपने वज़रा, उनकी अपनी काबीना ही और उनकी अपनी पॉलिसी ही उनके लिए खतरा है। ये सीनियर सहाफ़ियों की भी ख्वाहिशात ही माने या ना माने, ये सीनियर सहाफ़ियों की भी ख्वाहिशात ही। और जब वज़ीर आज़म खुद आके काबीना में आते हैं और वो ये कहते हैं कि मैं आप सबकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं हूँ और हमने चीज़ों को बेहतर बनाना है, तो वो खुद ही इस चीज़ को एंडोर्स करते हैं। अच्छा, आप चले, ये बात आपकी, अलीना साहब आपकी बात ठीक होगी। ये नहीं ना माने सर, मुझे नहीं मान ली आपकी बात भाई, अगर माने तो प्रॉब्लम, ना माने तो प्रॉब्लम। अच्छा, बात मान ली आपकी, लेकिन सदीक जान यार, ये इन्होंने आप पर एक लगाई थी चोट कि आप वो मुलाकातों के बाद मैं समझ सकती हूँ, आपकी हुई प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात एक ग्रुप के साथ, लेकिन मैं याद दिला दिया आपने। मैं जानना चाह रहा हूँ कि अगर थोड़ा सा आप हमारे से शेयर करें उनकी बॉडी लैंग्वेज, जिस तरह से वो चीज़ों को देखते हैं। ज़ाहिर है टीवी पे जो चीज़ आती है वो बड़ी सिलेक्टेड सी होती है, उसमें बहुत सारी काट पीट हो जाती है। तो वहाँ पर जिस तरह आप गए, जैसे तवाज़ो हुई, कुछ आपको महसूस हुआ कि आप वज़ीर आज़म से मिल रहे हैं, किसी आम आदमी से मिल रहे हैं, कोई ऐसा बंदा जो यहाँ पर मुक़य्यद हो गया है, जिसको बाहर का नहीं पता, या पूरी तरह अदराक है हर चीज़ का, कुछ करना चाहता है कर नहीं पा रहा। व्हाट वाज योर फीलिंग? ज़रा थोड़ा हमें अपनी बताएं, फीलिंग क्या थी? देखें सभी सब, वो चीज़ों में बहुत क्लियर हैं और बहुत कॉन्फिडेंट हैं, बिल्कुल रिलैक्स हैं। और वो ये कहते हैं कि वो कहते हैं कि देखें मसला ये है कि KPK में हमने 5 साल पूरे किए, उसके बाद सबकी ज़मानतें ज़ब्त हो गई। वो कहते हैं यहाँ भी इनको यही मसला है कि मैंने वो कहते हैं कि आवाम की जो मुश्किलात हैं, जो महंगाई है, जो सूरत हाल है, वो कहते हैं मुझे उसका बहुत अच्छी तरह इल्म है, इदराक है, मुझे पता है क्या चीज़ें हैं। लेकिन वो कहते हैं कि एक टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि स्विच ऑन ऑफ करें तो चीज़ें सारी ठीक हो जाएं। वो ये कहते हैं कि बाकी PDM के हवाले से उनका ये था कि PDM तो नाकाम हो गई है। और जो प्राइम मिनिस्टर की टीम से हमारी बात हुई, वो ये कहते हैं कि लाहौर के जलसे तक हुकूमत जो भी कह रही थी, लेकिन उन्हें इंतज़ार था कि लाहौर के जलसे में क्या होता है। लेकिन कहते हैं लाहौर के जलसे के बाद तो बिल्कुल ज़रा सा भी अब कोई खौफ नहीं है। और जहाँ तक बात की अलीना साहिबा ने मिनिस्टर्स की कारकर्दगी पे, उसके हवाले से वो बिल्कुल है कि उनके जो मिनिस्टर्स हैं, अब उनको बहुत ज़्यादा कहा जा रहा है कि वो ना सिर्फ ये कि अपनी कारकर्दगी बताएं, बल्कि आवाम के सामने जाकर भी, मीडिया पर जाकर अपनी अपनी वजारतों पे बात करें, अपनी अपनी कारकर्दगी की बात करें। और इस हवाले से एक सिलसिला भी शुरू होने जा रहा है। वीकली एक मिनिस्टर आके सिर्फ और सिर्फ अपनी वजारत के बारे में बताएगा, कोई पोलिटिकल सवाल नहीं होगा, कोई PDM की बात नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ उस मिनिस्टर की मिनिस्ट्री पे बात होगी और उससे मुतल्लिक़ चीज़ों पे बात होगी। प्राइम मिनिस्टर ये जो फ़ौज मुखालिफ बयानी है, इस पर वो बहुत क्लियर हैं। वो कहते हैं हमारे पास सबूत हैं कि ये दुश्मन का एजेंडा है, दुश्मन की कोशिश है, काबिश है कि किसी तरह से पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की फ़ौज के दरमियान खलीज पैदा की जाए, फासले पैदा किए जाएँ, बदएतमादी पैदा की जाए। तो वो तमाम चीज़ों में बहुत क्लियर हैं और बहुत रिलैक्स है, उनको कोई परेशानी नहीं थी, कोई टेंशन नहीं थी। जो फौज मुखालिफ एजेंडा है जिसमें PDM वगैरह भी शामिल है, सब लोग शामिल हैं, इस हवाले से आपने उनसे कोई सवाल किया कि वो आने वाले दिनों में इनके खिलाफ कोई कार्रवाई वगैरह करेंगे या सिर्फ क्लियर हैं? देखें, सवाल तो ये हुआ था, लेकिन उन्होंने पहले उसका सही जवाब नहीं दिया। फिर उनसे जब दोबारा तारिक मतीन साहब ने सवाल किया तो उन्होंने ये कहा कि आप बेफिक्र हैं, सबका ट्रीटमेंट होगा, सबका इलाज होगा। लेकिन ये बात सही है कि शेख रशीद साहब ने कहा 72 घंटों में कार्रवाई होगी, प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं, लेकिन शायद वो अपनी हिकमत अमली असल जो है वो नहीं बता रहे किसी को भी।
कि वो क्या करने जा रहे हैं, किस तरह करने जा रहे हैं। शायद ये भी एक सोच वहाँ पर हो सकती है कि अगर कोई कार्रवाई होती है तो ये PDM की तहरीक को थोड़ा सा ऊपर लाने वाली बात होगी, इनकी मुर्दा तहरीक में जान डालने वाली बात अच्छा होगी। एक सदीक जान, और मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक बहुत बड़ा अपोजिशन ने जो क्रिटिसिज्म किया इमरान खान पर वो ये है कि इन्होंने जो अपने एडवाइज़र्स लगाए हैं बहुत सारे, वो बहुत ही करीबी दोस्त हैं और ये नेपोटिज्म के ख़िलाफ़ बात करते हैं, अकरबा परवरी के ख़िलाफ़ बात करते हैं। तो ये भी एक तरह का नेपोटिज्म ही है कि आप बहुत ही जो आपके करीबी दोस्त हैं आप उनको वहाँ पर लगा लेते हैं और फिर उनकी परफॉर्मेंस पर भी सवालात उठते रहते हैं। इमरान खान साहब, इस तनकीद के बारे में कुछ आपकी किसी से उनसे बात हुई हो, या वो क्या समझते हैं कि ये जायज़ तनकीद है, या इस हवाले से वो कोई किसी चीज़ को कंसिडर करने के लिए तैयार है? देखिए समी साहब, उसमें तो बात नहीं हुई, लेकिन ज़ाहिर है जब इंटरेक्शन होता है उनकी टीम के साथ तो आपको भी पता है कि जो मुंतखब लोग हैं उनको बहुत कंसर्न्स हैं कि जो गैर मुंतखब अफराद हैं उनको जिस तरह जिम्मेदारी दी हुई है। लेकिन जो नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूँ। देखिए ये मुंतखब और गैर मुंतखब की बात नहीं, क्योंकि जो मुंतखब भी है ना, मेरा ये ख्याल है कि उनमें से 90% वो लोग हैं, अगर इमरान खान साहब उन्हें टिकट ना देते तो वो अपने हलकों से नहीं जीत सकते थे। इसलिए अगर इमरान खान अपने साथ अभी जिन गैर मुंतखब लोगों को लगाए हुए अगर उनको टिकट देंगे तो वो जीत जाएंगे। मैं ये नहीं है, एक आप एडवाइजर लगाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, वो बंदे की उसमें एक्सपर्टीज है उस शोबे में, लेकिन एक आप इसलिए लगा लेते हैं कि वो आपका बड़ा करीबी दोस्त है। मैं सिर्फ इस डिस्टिंक्शन के हवाले से बात कर रहा हूँ। देखें, वो तो ये बात कहते हैं कि मैंने जितने भी लोगों को लगाए, वो जिस शोबे में लगाए, वो कहते हैं क्योंकि मेरा उन पर एतमाद है कि वो ये कर सकते हैं तो इसलिए उनको लगाया है। दूसरी बात यह है, जब उनके करीबी लोगों से बात होती है कि क्यों इनको लगाया उनको लगाया, वो कहते हैं देखें प्राइम मिनिस्टर का इस्तेकाक है कि वो उसी को अपना मामले खुसूसी लगाएगा, उसी को अपना मुशीर लगाएगा जिस पे वो एतमाद करता है। ये तो कोर्ट भी फैसला देती है। बिल्कुल, ये वो तो सही कह रहे हैं। आइन भी यही कहता है, कानून भी उन्हें इस बात की इजाजत देता है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो राणा साहब इस पे मोहर भी लगा दी और उसके खिलाफ ये अपील में गए थे सुप्रीम कोर्ट ने भी शायद उस हवाले से। वो तो बिल्कुल उनका इस्तेकाक है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो कुछ सोचते हैं इस हवाले से कभी ज़ाती तौर पर आपको गुफ्तगू नहीं, कोई इस पे नहीं, लेकिन वो मैंने आपको बताने कि वो कहते हैं कि मैंने गलत लगाया ही नहीं है, तो फिर उसके बाद उन्होंने क्या इस पे कहना है। ठीक हो गया, चलिए ठीक है। मैं चाहूँगी कि समी साहब मजीद भी आप डिस्कस करें, लेकिन प्रोग्राम में वक्त तो एक का, जब ब्रेक से वापस आते हैं इस पर मजीद बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी समी साहब, वो सेनेट और सदारती इलेक्शन, जी सदीक जान क्या हो रहा है? आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन है भाई। सर अभी तक तो इस पे ज़ाहिर है अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने दलाइल देने का आगाज़ कर दिया है। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ये कहते हैं कि जिस तरह से एक आम शहरी होता है वो तो आज़ाद होता है, वो जिस पार्टी को जाकर वोट डाल दे, जिस उम्मीदवार को जाकर वोट डाल दे, लेकिन वो कहते हैं कि जब एक MPA किसी पार्टी के टिकट पर मुंतखब हो जाता है फिर उसके बाद ये इख्तियार नहीं रहता, उसका ये इस्तेकाक नहीं रहता कि वो अपनी मर्ज़ी से किसी को वोट डाले, फिर वो अकाउंटेबल होता है, फिर वो अपनी पार्टी पॉलिसी का पाबंद होता है। इसलिए वो ये चाहते हैं कि ओपन बैलेटिंग हो। दूसरी तरफ याहिया अफरीदी साहब ने सबसे पहले तो ये सवाल उठाया है कि आप इसकी मेंटेनेबिलिटी के ऊपर बताएं कि आपका कैसे ये केस जो है वो काबिल समात है। एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है, एक सियासी मामला है, आप जाएँ और पार्लियामेंट में इसको हल करें, आप पार्लियामेंट में इसको डिस्कस करें। लेकिन अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब ये कहते हैं कि देखें ये हम यहाँ पर पॉलिटिकल चीज़ों के लिए नहीं आए, और वो कहते हैं कि अगर पॉलिटिकल भी बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का 11 फैसलों का वो कहते हैं हवाला दे सकता हूँ जो मामला पॉलिटिकल था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर फैसले किए हैं। वो कहते हैं पॉलिटिकल जो MNAs हैं, MPAs हैं, उनकी दोहरी शरीयत का मामला बज़ाहिर पॉलिटिकल है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कई MNAs MPAs को घर भेज चुकी है। वो कहते हैं कि आमदन से ज़्यादा असासों का मामला बज़ाहिर वो एक सियासी मामला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर फैसले दे चुकी है, और उन्होंने कई इस तरह के हवाले दिए। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ये कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ ये चाहते हैं कि वो इस बात की आइन की तशरीह कर दे कि आया सेनेट इलेक्शन आइन के आइनी तरीक़ाकार से होंगे या ये कानूनी मामला है। अगर कानूनी मामला है तो हम जाके इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर लेंगे, अगर आइनी मामला है तो हम टू थर्ड मेजॉरिटी में चाहिए होगी, उसके लिए हम तरमीम ले आएंगे। इजाज़ुल हसन साहब का ये कहना है कि ये वैसे सवाल इंपॉर्टेंट है कि एक MPA जो है, जो पार्टी पॉलिसी का पाबंद है, जिसको पार्टी लाइन को फॉलो करना है, उसको कैसे ये फिर ये देखना होगा कि ये इजाज़त दी जा सकती है कि वो खुफिया बैलेटिंग में के ज़रिए अपनी मर्ज़ी से फिर वोट डाले। या तो इजाज़ुल हसन साहब ने कहा वो खुल के वोट डाले ना, कहे कि मैं अपनी पार्टी के सेनेट करने दूसरे को डाल रहा हूँ, खुल के कहे, माने, और उसके बाद वो कंसिक्वेंसेस को फेस करे। तो अभी अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के दलाइल जो हैं
वो जारी हैं। लेकिन याहिया अफरीदी साहब ये कहते हैं कि आप बज़ाहिर कानूनी नुक्ता कह रहे हैं, लेकिन ये अखलाकी मामला है कि आप कह रहे हैं कि MPA को ज़ेब नहीं देता कि वो पैसे लेकर बिक जाए, वोट कहीं और डाल दे। दलाइल जारी हैं। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, इसमें एक सवाल है मेरा, हो सकता है अदालत में ये बात आई हो। अब एक पार्टी किसी आदमी को टिकट दे देती है, वो बंदा अब नाअहल है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो ये बहुत आम है, जो आए आके 2-4 करोड़ रुपया पार्टी के लीडर को चंदा दे दे, उनको बाहर शॉपिंग वापिंग करवा दे, कोई करीबी अजीज़ हो तो वो टिकट ले लेता है। तो अब MPA गुलाम है, उन पर फ़र्ज़ है कि वो उस पर मोहर तस्दीक सबत करें। ये और उनका ये आइनी इख्तियार नहीं है कि वो अपने कॉन्शियस के, उनका तो उन्होंने हलफ हुआ है आईने पाकिस्तान से कि पाकिस्तान से वफादार रहेंगे, पार्लियामेंट से वफादार रहेंगे। ये उनका वफद है, ये उनका है ओथ कि वो अपनी जो पार्टी का जो लीडर है उससे वफादार रहेंगे। कल को वो कुछ भी फैसला कर दे, एक इंसान है, गलतियां कर सकता है, किसी गलत आदमी को चुन ले। तो इस पर ये सवाल किसी ने किया वहाँ पर अदालत में, या कोई अभी इस नहज पर पहुंची नहीं है डिबेट? इस नहज पे तो अभी नहीं पहुंची, लेकिन हुकूमत के हवाले से मौक़िफ़ ये है कि जब एक पार्टी फैसला करती है किसी भी सेनेटर को टिकट देने का, तो उस वक्त कोई भी पार्टी का MPA उस पर एतराज़ उठा सकता है। जब मुशावरत हो रही है उस वक्त बात कर सकता है, मुख्तलिफ नाम दे सकता है, कह सकता है कि इस को टिकट देना चाहिए। और वो उस वक्त ये फैसला करता है कि मैं इंडिपेंडेंटली, वो बंदा ये इलेक्शन लड़ेगा, मैं उसको वोट दूंगा। तो फिर वो तो आ गया ना ये कह के इंडिपेंडेंट, अब पाबंद तो नहीं है ना कि वो फैसला माने उनका। बिल्कुल आप, लेकिन अटॉर्नी जनरल ये तो हुआ, ये बात हुई कि अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मसला ये है, वो ओपनली कह भी दे कि जी मैं पार्टी पॉलिसी के मुताबिक वोट नहीं दे रहा, फिर भी आइन के मुताबिक तो वो नाअहल तो नहीं हो सकता ना। फिर उसमें तो लिखा हुआ है कि किन 2 जगहों पे ऊपर। साहब देखें समीर साहब, बात ये है कि ये बात जो आपने जो नुक्ता उठाया है ना, कि ये अरकान पार्लियामेंट जो हैं ये क्या पार्टी लीडर के गुलाम होते हैं? ये 18वीं तरमीम के ज़रिए यही करने की कोशिश की गई। फिर तो पार्लियामेंट में किसी मसले पर बहस नहीं होनी चाहिए, जो लीडर फैसला कर दे बस वो समझा जाए कि जी इन लोगों ने वोट डाल दिया। इसका मतलब इलेक्शन में क्या जरूरत है? आप अपने अपने उनके वोटों के तादाद हिसाब से उनसे लिस्ट मंगवा के 4 बंदे उसके हो गए, 4 बंदे जिसको वो नॉमिनेट करे उसको बना दे बस। फिर तो ये सारा अमल ही जो है बेमानी हो जाता है। सारा अमल कि इलेक्शन में वोट डालने का मकसद ये होता है कि वो बंदा जिसको सही समझता है उसको वोट दे। अब ये बात ठीक है कि भाई कोई बंदा अगर खुलकर भी अपनी ओपनली भी अपनी राय का इजहार करे तो उसको कंडेम नहीं किया जाना चाहिए कि अगर कोई पार्टी यहाँ पे अजीब एक रवाज पड़ गया है कि जी पार्टी पॉलिसी से इख्तलाफ किया है तो ये हो गया, वो बंदा रांदा दरगाह हो जाता है। समी साहब, यहाँ तो किसी को बात करने की आज़ादी नहीं, ये नाम नेहाद आज़ादी है। इजहार के चैंपियन जो हैं हमारे सियासतदान अपनी पार्टियों में किसी को बात नहीं करने देते, वोट नहीं देने देते। ये कौन सी जमहूरियत है? जमहूरियत यह है कि हर एक अपनी आज़ादी से वोट डाल सके, बेशक वो खुले वोट डालें या खुफिया बैलेट से हो, लेकिन हर एक को ये आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपनी लेजिस्लेशन में अपनी मर्जी से वोट दे, वो सेनेट के इंतखाबात में अपनी मर्जी से वोट दे। अगर ये नहीं है तो फिर क्या जमहूरियत है? ये बिल्कुल सही, ये तो बदतरीन आमरीत है जो 18वीं तरमीम के जरिए पार्टियों ने मुसल्लत की है कि आप लोगों को जकड़ लेते हैं। भाई आप आम आदमी को कहते हैं कि आज़ादी इजहार का हक है, तो एक रुकने पार्लियामेंट को क्यों ये हक हासिल नहीं है? वो क्यों अपनी पार्टी के लीडर पर तनकीद नहीं कर सकता? तो सदीक जान, ये जो सारे अभी राना साहब ने जो पॉइंट्स उठाए, ये भी तो अदालत के सामने डिस्कस होंगे या अभी ज़्यादातर वो मेंटेनेबिलिटी पे ही है? मूड क्या लगा आपको जजेस का? वैसे जो सवाल हुए, आप एजाजुल हसन साहब का बताया आपने, याहिया अफरीदी साहब माशाल्लाह दोनों बड़े ज़बरदस्त जज हैं, उनके जो सवालात हैं बड़े, वो हमेशा दे आर वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चंस ऑलवेज। अभी तक कोई हम नहीं कह सकते कि जजेस का मूड क्या है। अभी तो ज़ाहिर है वो ये सारी चीज़ समझना चाह रहे हैं। जैसे राना साहब ने कहा, पहले जजेस ने यही कहा कि भाई एक सियासी मामला है, आप जाएं पार्लियामेंट में रखें, डिस्कस करें। और लेकिन ये सियासी मामला कैसे है? कानून की तशरीह तो सियासी मामला नहीं है। वो तो आइन देखे ना, कानून वो कहते हैं कि ये जी एक इशू है कि हम ये कहते हैं कि ये आइन के तहत नहीं, ये इलेक्शन एक्ट के ज़रिए होना चाहिए, और वो अपोजिशन कहती है कि जनाब ये आइन के। तो एक कानूनी इशू पर 2 राय आ गई, अब उसका फैसला कौन करेगा? उसका फैसला अदालत करेगी ना कि ये चीज़ ठीक है या गलत। तो ये सियासी सवाल कहाँ से हो गया? मैं ये समझने से कासिर हूँ। देखें मसला ये है कि मुझे अपनी पटिशन याद आ रही है। मैं किसी साहब के हवाले से, तो उन्होंने फवाद चौधरी साहब की पटिशन की मैं बात कर रहा हूँ कि उन्होंने उनके एसेट्स थे वो उन्होंने छुपाए, एफिडेविट जो इलेक्शन कमीशन में दिया उसमें नहीं थे, हमने सर्टिफाइड कॉपीज़ ली, उस पर भी यही बात कि ये सियासी मामला है।
मुझे ये समझ नहीं आती कि ये सियासी मामला कैसे है। मैं एक समझना चाहता हूँ आपसे कि ये जो मामलात हैं जिसमें कोई कानून की तशरीह, जिसमें कोई चीज़ें छुपाई जाने वाली बात हो, तो इनको आप पॉलिटिकल इश्यूज बना के तो ट्रीट नहीं कर सकते। इट्स माय अजम्पशन, मे बी आई एम रॉन्ग। आप क्या कहते हो सदीक जान? देखें सर, इसमें एक सोच ये है कि पार्लियामेंट को हम कहते हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है, और एक ये भी सोच और अप्रोच है, एक मौक़िफ़ है कि पार्लियामेंट के और पॉलिटिकल इस तरह की जो चीज़ें हैं कि ये जो फैसला है कि ओपन होनी है, सीक्रेट होनी है, ये पार्लियामेंट में डिस्कस करके और करना चाहिए, बजाय इसके कि आप खुद जाके अपना इख्तियार एक तरह से सरेंडर कर दें अदालत के सामने और जाके सुप्रीम कोर्ट को कहें। फिर जब सुप्रीम कोर्ट को फैसले करती है, आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत कर रही है। तो ये एक है, मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, लेकिन अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान वही बात कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ये एक प्योर कानूनी मसला है, इसमें कोई सियासी मसला नहीं है। आप हमें कह दें कि आप आईनी तरमीम से कर सकते हैं, हम आईनी तरमीम के जरिए करने की कोशिश करेंगे, या आप बता दें कि नहीं आप जाके इलेक्शन एक्ट में कर लें। वो कहते हैं कि हमें पॉलिटिकल नहीं, हम सिर्फ कानूनी आपसे राय चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप आइन की तशरीह कर दें, बात खत्म हो जाएगी। इस केस में समी साहब, हुकूमत जो है ना वो सिर्फ हुकूमत से, अदालत से रहनुमाई मांग रही है कि क्या हम ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अदालत कह देगी नहीं कर सकते तो खत्म हो जाए। तो बहुत सारे लोग इसमें पार्टी बन गए हैं। मुझे लगता है कि ये बड़ी लंबी चलेगी डिबेट, या ये बहुत सारे लोग फिर वो अडॉप्ट कर लेंगे आर्गूमेंट। रजा रबानी साहब भी आ गए हैं और भी कुछ लोग आ गए हैं, तो ये तो एक खासा वसी हो गया बॉक्स जो है। अडॉप्ट भी करेंगे और रिटर्न सुप्रीम कोर्ट मांग रही है सबसे, दलाल रिटर्न मांग रही है। ऐसा नहीं होगा कि ये कोई महीना पूरा चलता रहे। ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट जो मेन वकला होंगे बड़े 4-5, उनको सुनेंगी और उसके बाद फैसला कर देंगे, क्योंकि पीछे टाइम भी इतना ज़्यादा नहीं। लेकिन ये बड़ा एक अहम फैसला होगा, इसलिए कि सेनेट के इंतखाबात अगर इस तरीके से होते हैं कि जिसमें पैसे वैसे ना चल सकें, तो वो जो पैसे की बुनियाद पर जो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, उनका कारोबार मुतासर, वो तो कारोबार बड़ा मुतासर होगा। बहुत सारे लोग तो, अच्छा कई तो एमपीए बैठे होते हैं कि अच्छा जी हमारे टेन्योर में ये भी आएगा इलेक्शन, तो हमने अपने इलेक्शन में 3 करोड़ लगाए हैं, तो 2.5 करोड़ रुपया तो हम इधर से वसूल कर लेंगे, ये जो सेनेट में हमने वोट देना है 2 करोड़। क्योंकि जो बोली शुरू हुई, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, वो तो 20 से 25 करोड़ तक की बात चल रही थी। लेकिन अब क्योंकि शाहिद खान अब्बासी साहब की वजह से मामला बीच में हल हो गया है, तो हो सकता है कि अब रेट उनकी समी साहब अपनी पार्टी में भी फटा पड़ा हुआ है। हाँ, वो तो जुबैर साहब जो हैं वो उनको मरियम नवाज साहब सेनेटर बनाना चाहती हैं, और वो जो शाह मोहम्मद साहब हैं उनको शहबाज शरीफ साहब, और दोनों का पंजाब से ताल्लुक नहीं, और उनका ताल्लुक पंजाब से नहीं है, लेकिन वोट ट्रांसफर उन्होंने करवा लिए हैं और पंजाब से सेनेटर बनना चाहते हैं। पंजाब से सेनेटर बनना चाहते हैं। सदीक जान के पंजाब मुस्लिम लीग नून वाले जो हैं वो छुट्टी करें, आखिरी मिनट है। वो अब जो पंजाबी जो हैं वो अब कहाँ जाए, जो पंजाब लीग नून के पंजाब के जो कारकुन लीडर हैं वो छुट्टी करें कि वो वहां से लाकर आगे, एक मरियम साहबा का पसंद का बंदा है जुबैर साहब, और दूसरे शहबाज शरीफ साहब की पसंद। तो मरियम साहबा की सिंध से मोहब्बत का इजहार है। हाँ, ये अगर मोहम्मद जुबैर साहब को करना चाह रही हैं, या शहबाज साहब, शाह मोहम्मद साहब जो है ना, मुझे लगता है दोनों ये तो सिंध से मोहब्बत का इजहार, पंजाब और सिंध की मोहब्बत की बात है। बेशुमार वजूहात की वजह से मुझे लगता है मोहम्मद जुबैर साहब बड़े स्ट्रांग है। खैर जी, मोहब्बत में ले गए हैं। सिंध से मोहब्बत इन लोगों को होती है। मेरी बात सुने, सिंध से मोहब्बत ना पीपल्स पार्टी को है, ना नून लीग को है, ना शहबाज शरीफ को है। जिस कदर मरियम मरियम साहबा जिस मोहब्बत से लाड़का ना गई है ना, आई कुड सी दैट, ऐसा ना करें। और बिलावल ने वो ड्राइव किया है, तो ख्याल करें वहां के लोग पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो उनको ड्राइव करके ले जा रहे हैं, वो एक दीदनी मंजर था। नहीं, लेकिन वो हार्मनी बहुत स्ट्रांग है इस चीज के लिए। खैर जी, लेकिन वो ना इजाजत दीजिए, बेनजीर की रूहें तड़प उठी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।